इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स के 11th वीक के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में जो हमने 10 एलिमेंट्री लॉजिकल इक्विवेलेंसेस देखे थे उस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर आगे की चर्चा करेंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वन स्टेप आर्गूमेंट्स स्टेट द वन रूल ऑफ इन्फरेंस बाय विच इट्स कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम इट्स प्रेमिस। ये हमारे पास एक प्रैक्टिस सेट है, उसमें हमें देखना है कि जो आर्गूमेंट दिया हुआ है उसमें एक ही कोई लॉजिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करके कंक्लूजन निकाला गया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा लॉजिकल इक्विवेलेंस जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें से कौन सा लॉजिकल इक्विवेलेंस अप्लाई हुआ है, उसको हम देख करके डिटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। अब हम पहले आर्गुमेंट पे अगर यहाँ विचार करें तो पहले आर्गुमेंट में हम देख रहे हैं कि कंक्लूजन और प्रीमिस के बीच के डिफरेंसेस को अगर तलाशना चाहें तो हम देख रहे हैं कि प्रीमिस में जो स्ट्रक्चर है वो आधे स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर तो एग्जैक्ट वही दिख रहा है, ए इम्प्लाइज बी, कंक्लूजन में भी ए इम्प्लाइज बी है, डॉट वैसे ही वैसे है, लेकिन इसका जो दूसरा कंजंक्ट है वो यहाँ पे बदला हुआ सा दिख रहा है। और ये जो बदलाव है वो बदलाव कैसे आ सकता है अगर उस पर विचार करें तो सी इम्प्लाइज डी क्या बन गया है, नॉट डी इम्प्लाइज नॉट सी। और ऐसा कब होता है, ऐसा अगर आप याद करें कि किस लॉजिकल इक्विवेलेंस में ऐसा बताया गया था कि हो सकता है, तो उसमें हमने देखा था कि अगर P इम्प्लाइज Q कहीं पर होता है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है किसके, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P के। ये जो इक्विवेलेंस यहाँ पे अप्लाई किया गया है, इस इक्विवेलेंस को अगर हम कह सकते हैं कि ये जो बदलाव यहाँ पे हुआ है प्रीमिस और कंक्लूजन के बीच का, वो एक रिप्लेसमेंट रूल से आया है, और रिप्लेसमेंट रूल जिसका कि नाम है ट्रांसपोजिशन। अब हम देखते हैं कि दूसरे आर्गुमेंट में क्या किया गया है। दूसरे आर्गुमेंट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो अंतर दिख रहा है प्रीमिस और कंक्लूजन के बीच वो क्या है, इस हिस्से में कोई अंतर नहीं है। हमें जो अंतर दिख रहा है यहाँ पहले हिस्से में ही दिख रहा है। ये हिस्से में जो अंतर आ रहा है, जो डिफरेंस है, वो अंतर एक अगर कहीं पर भी फॉर्मल प्रूफ में कहीं पर भी अगर आपको किसी एक स्टेटमेंट के एक हिस्से में कोई बदलाव अगर दिखे तो वो निश्चित रूप से केवल लॉजिकल इक्विवेलेंस से ही आ सकता है, क्योंकि जब कभी भी वैलिड एलिमेंट्री आर्गुमेंट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वो पूरी लाइन पे करते हैं, जबकि जो हमारा रिप्लेसमेंट रूल है वो लाइन के किसी हिस्से पर भी लग सकता है, पूरी लाइन पे भी रख सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जो ई इम्प्लाइज एफ है वो बदल करके नॉट ई वेज एफ हो गया है। और ऐसे बदलाव का जो रूल, इस ऐसे बदलाव को जो अलाउ करता है वो है मटेरियल इम्प्लीकेशन का। उसमें क्या होता है, पी इम्प्लाइज क्यू कहीं पर अगर हमारे पास होता है तो हम उसको रिप्लेस करके नॉट पी वेज क्यू कर सकते हैं, और सेम वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम तीसरे आर्गुमेंट पे आते हैं। तीसरे आर्गुमेंट में हम देख रहे हैं कि जो अंतर है वो इस पार्ट में नहीं है, जो दूसरा कंजंक्ट है इनका वो वहाँ पे कोई अंतर नहीं है। हमारा जो अंतर देखने को मिल रहा है प्रीमिस और कंक्लूजन में वो केवल पहले कंजंक्ट में देखने को मिल रहा है। पहले कंजंक्ट में अंतर क्या है कि आप जो यहाँ पे एक्सप्रेशन देख रहे हैं उसमें और इसमें अगर ध्यान से देखें तो आपको एक इक्विवेलेंस याद आएगा इसको देखने के बाद से। वो इक्विवेलेंस क्या था, वो कुछ इस तरह का इक्विवेलेंस था, P डॉट Q इम्प्लाइज R is logically equivalent to P implies Q implies R। और ये जो इक्विवेलेंस है इसका जो नाम है वो एक्सपोर्टेशन बोला जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्रीमिस में ये राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसको रिप्लेस करके कंक्लूजन में ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन रखा गया है। तो इस तरह से इस रिप्लेसमेंट रूल, एक्सपोर्टेशन नाम के रिप्लेसमेंट रूल को यहाँ लगा करके ये डेरिवेशन किया गया है। इसी प्रकार से चौथे में अगर देखें तो चौथे में हमको क्या देखने को मिल रहा है, चौथे में हमको ये देखने को मिल रहा है कि दो बार जो प्रीमिस है उसमें दो बार सेम एक्सप्रेशन वेज से जुड़ के आया है और कंक्लूजन में उसको एक बार कर दिया गया है, जैसे कि P इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P वेज P में होता था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन प्रीमिस में है, ये कंक्लूजन में लेफ्ट हैंड साइड वाले को रखा गया है।
तो इस तरह से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का कहीं मिलता है तो उसको रिप्लेस करके राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड वाला अगर हमारे पास है एक्सप्रेशन तो उसको रिप्लेस करके लेफ्ट हैंड साइड वाला भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमको ये देखने को मिला। अब हम देखते हैं पांचवा आर्गुमेंट। ये पांचवें आर्गुमेंट में आपको दिख रहा है कि फिर से क्या अंतर आया है। अंतर अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें ओ इम्प्लाइज दोनों में है, प्रेमिस और कंक्लूजन में, लेकिन जो कंसिक्वेंट है और यहाँ पर कंक्लूजन में जो कंसिक्वेंट है उन दोनों को अगर एक बार देखेंगे तो इससे आप रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जो P कंक्लूजन में आप जो P मटीरियली इक्विवेलेंट टू Q एक्सप्रेशन है उसके डेफिनेशन के रूप में आपने इस बाई कंडीशनल वाले डेफिनेशन के रूप में आपने इस एक्सप्रेशन को देखा था राइट हैंड साइड पे। तो प्रीमिस में चूंकि राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन आया है उसको रिप्लेस करके कंक्लूजन में लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को रखा गया है, और यहाँ पे जो लॉजिकल इक्विवेलेंस जो काम में आता है उसको मटीरियल इक्विवेलेंस बोला जाता है या इक्विव करके एब्रीविएट किया जाता है। तो यहाँ पे ये रूल लगा है। तो इस तरह हमने देखा कि हम अगर कहीं पे फॉर्मल प्रूफ दिया हुआ हो तो उसमें हम ये पहचान भी सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कौन सा इक्विवेलेंस लॉजिकल इक्विवेलेंस यहाँ पे रिप्लेसमेंट रूल की तरह काम कर रहा है। इसका हमने थोड़ा सा अभ्यास किया। अब हम चलते हैं अपनी आगे की चर्चा पे। इसमें हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ नेचुरल डिडक्शन क्या होता है। सिस्टम ऑफ नेचुरल डिडक्शन जो बनता है वो टोटल 19 रूल्स से बनता है। सबसे पहले जो हमने 9 रूल्स डिस्कस किए थे 9 एलिमेंट्री वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म्स के रूप में, और फिर इस वीक के पिछले लेक्चर में हमने जो 10 एलिमेंट्री लॉजिकल इक्विवेलेंस देखे वो टोटल मिलाकर 19 रूल्स हो जाते हैं, और ऑल दीज रूल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सिस्टम ऑफ नेचुरल डिडक्शन। अब एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या ये जो 19 रूल्स हैं केवल इन्हीं की रिक्वायरमेंट है, इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है हमारे जितने भी प्रोपोजिशनल लॉजिक के आर्गुमेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी को फॉर्मली प्रूफ करने के लिए? तो इसका उत्तर है येस, दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉम्पैक्ट, ईजिली मास्टर्ड एंड कंप्लीट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो सेट है ये 19 रूल्स हैं वो कंप्लीट सेट है, इससे एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये साथ में ये भी बोला जा रहा है कि ये सेट का जो नंबर है वो कॉम्पैक्ट है, यानी कि जितना छोटा हो सकता था उतना छोटा है, और आसानी से इसमें मास्टरी भी इसको सिद्धहस्त भी हुआ जा सकता है, इसको बड़ी ही आसानी से इसको ध्यान में बिठाया जा सकता है, जिसको कहेंगे कि आप इसमें मास्टरी हो गई है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट कहने का मतलब क्या है उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना जरूरी है। इट मीन्स दैट यूजिंग दीज वन कैन कंस्ट्रक्ट अ फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी फॉर एनी वैलिड ट्रूथ फंक्शनल आर्गुमेंट। जो भी वैलिड ट्रूथ फंक्शनल आर्गुमेंट होंगे उनका फॉर्मल प्रूफ इन 19 रूल्स को यूज करके अप्लाई करके हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसा ये जब इस सेट को कंप्लीट बोला जा रहा है तो इसका मतलब है दैट इज वाई दिस सेट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ नेचुरल डिडक्शन। अब इस जो हमने पूरा सिस्टम ऑफ नेचुरल डिडक्शन का सेट देखा उस सेट में 2 सीमिंग फ्लॉज बताए जाते हैं। ये जो फ्लॉज हैं वो 2 फ्लॉज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो 2 फ्लॉज को एक्चुअल फ्लॉज नहीं कह के सीमिंग फ्लॉज बोला जा रहा है। ये बस ऐसा लगेगा कि ये फ्लॉज हैं लेकिन वास्तव में ये फ्लॉज नहीं है। तो हम देखते हैं वो फ्लॉज क्या हैं। सम रूल्स इन द सेट आर रिडंडेंट। कुछ रूल्स इस सेट में जो 19 रूल्स का सेट है उसमें कुछ रूल्स रिडंडेंट हैं। ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि गैर जरूरी हैं, वो नहीं भी रहें तो काम चल जाएगा। और जो दूसरा फ्लॉ है वो ये दूसरा फ्लॉ के रूप में ये बताया जाता है कि ये सेट डिफिशिएंट है। डिफिशिएंट कहने का ये मतलब है कि इसमें कुछ और रूल्स होने चाहिए थे जो कि बहुत ही इंट्यूटिवली वैलिड जो रूल्स हैं कुछ और उनको भी इसमें ऐड किया जाना चाहिए था। तो ये 2 फ्लॉ बताए जाते हैं और इन 2 फ्लॉ को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके इलेबोरेट वे में हम देखते हैं। जो हमने पहला फ्लॉ देखा था सम रूल्स इन द सेट आर रिडंडेंट, उसको ऐसे स्पष्ट किया जा सकता है कि एक रूल जो है मॉडेस्ट टॉलरेंस का। मॉडेस्ट टॉलरेंस के बारे में अगर हम ध्यान दें
तो what we do with modus tollens can be done by doing transposition in one step and modus ponens in the next. जैसे कि modus ponens में हम क्या करते हैं, P implies Q, not Q, therefore not P. इस चीज़ को हम देखें तो हम अगर P implies Q को ट्रांसपोज कर दें और P implies Q को हमारे पास not Q ऑलरेडी होना चाहिए, तो P implies Q को हम ये अगर हमारे पास प्रीमिसेस हों तो हम इससे क्या कर सकते हैं, P implies Q को ट्रांसपोज करेंगे तो not Q implies not P बन जाएगा। अब हम इन दोनों में क्या लगा सकते हैं, मॉडस पोनेंस लगा सकते हैं और मॉडस पोनेंस लगा के हमको not P मिल जाएगा। तो जो कंक्लूजन हम मॉडस टोलेंस से इस तरह से निकाल रहे थे उसको हम दो रूल्स को अप्लाई करके एक साथ, एक बार पहले तो हमने ट्रांसपोजिशन किया फिर मॉडस पोनेंस लगा करके, तो मॉडस टोलेंस जो होता है उसकी अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास अगर मॉडस टोलेंस न भी रहे तो हम ट्रांसपोजिशन और मॉडस पोनेंस की मदद से वो काम कर सकते हैं जो मॉडस टोलेंस के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से हम जो अभी हमने मॉडस टोलेंस को रिडंडेंट दिखाया, ऐसे और भी रूल्स को हम रिडंडेंट दिखा सकते हैं एक एक कर ले करके। और इस चीज़ से ये स्पष्ट होता है कि जो 19 रूल्स का सेट है उस पे जो रिडंडेंसी का आरोप एक फ्लॉ बताया जा रहा है वो किस तरह से, उसका मतलब क्या है। अगला जो फ्लॉ इसमें बताया जा रहा है वो जो डिफिशियंसी का फ्लॉ है कि ये सेट डिफिशियंट है। उसका मतलब हम समझने के लिए और थोड़ा इलेबोरेट करते हैं इस आइडिया को। द लिस्ट डज नॉट इंक्लूड मेनी इंट्यूटिव वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म्स एंड इक्विवेलेंसेस। फॉर इंस्टेंस, ये एक आर्गुमेंट फॉर्म है जो इंट्यूटिवली वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म है। उसमें क्या कहा जा रहा है, P वेज Q नॉट Q देयरफॉर P। ये जो आर्गुमेंट फॉर्म है उसको आप अगर ध्यान दें तो डिसजंक्टिव सिलोजिज्म में जो फॉर्म होता था P वेज Q नॉट P देयरफॉर Q, लगभग इसी से काफ़ी करीबी रूप में ये फॉर्म है, क्लोजर स्ट्रक्चर रखते हुए, क्लोजली सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हुए। तो इसको हम देख रहे हैं कि ये एक डिफरेंट आर्गुमेंट फॉर्म है जिसको हम सेट में रखे हुए हैं, जिसका नाम हमने डिसजंक्टिव सिलोजिज्म दिया हुआ है। लेकिन इस जितना इंट्यूटिवली हमको ये डिसजंक्टिव सिलोजिज्म वैलिड इंट्यूटिवली वैलिड है जितना, उतना ही इंट्यूटिवली वैलिड ये भी है, लेकिन इसको हमने सेट में ऐड नहीं किया है। और इस तरह का जो हमको कंक्लूजन जब डिराइव करना होता है तो हम दो स्टेप एक्स्ट्रा करके तब ये कंक्लूजन डिराइव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये आर्गुमेंट हमको दिया हो A वेज B नॉट B देयरफॉर A, तो इसके कंक्लूजन तक हमको पहुँचने के लिए दो स्टेप ऐड करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, हमको A वेज B को कम्यूटेशन करके B वेज A बनाना पड़ता है। हमें पहले स्टेप में कम्यूटेशन करेंगे और फिर हम तीसरे और दूसरे में जो डिसजंक्टिव सिलोजिज्म है उसको लगा करके कंक्लूजन लाते हैं। थर्ड एंड 2 में DS लगाया, तो हम देख रहे हैं कि हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप इसमें ऐड करना पड़ रहा है। अगर ये हमारे एलिमेंट्री जो रूल्स हैं, जो हमारा नेचुरल डिडक्शन का सेट है, सिस्टम है, उसमें अगर ये रूल एडेड होता तो हमें ये एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेना पड़ता। और इस तरह के कुछ और भी इक्विवेलेंसेस एंड आर्गुमेंट फॉर्म्स हैं जो इंट्यूटिवली वैलिड हैं या इंट्यूटिवली इक्विवेलेंट हैं, उनको इस सेट में ऐड नहीं किया गया है। इसकी वजह से ये बताया जाता है कि ये सेट एक डिफिशिएंट सेट है। इन दोनों फ्लॉज को, जो सीमिंग फ्लॉज हैं, उनको देखते हुए, उनको एक्सेप्ट करते हुए कि यस दीज आर ट्रू, whatever these flaws are being जो भी ये हमारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये डिफिशिएंट हैं या रिडंडेंट हैं, इनमें कुछ रूल्स, तो ये दोनों बातों को एक्सेप्ट करते हुए ये कहा जाता है कि नॉनदलेस द सेट इज़ एन आइडियल कंप्रोमाइज़। अब आइडियल कंप्रोमाइज़ क्यों बोला जा रहा है कि अगर हम सेट को रिडंडेंट मानते हैं, सेट के कुछ रूल्स को रिडंडेंट मानते हैं, तो उसमें से कुछ रूल्स निकालने पड़ेंगे, और अगर सेट को हम डिफिशिएंट मानते हैं तो उसमें कुछ रूल्स ऐड करने पड़ेंगे। तो जो निकालने और ऐड करने दोनों के बीच का एक आइडियल कंप्रोमाइज़ हमारा जो 19 रूल्स का सेट है वो है। और ये इस आइडियल कंप्रोमाइज़ एक सेंस में और ये बोला जा रहा है कि शॉर्ट एनफ टू मास्टर फुली
इसको पूरी तरह से इसमें मास्टर होने के लिए जितना छोटा होना चाहिए उतना छोटा है, और येट लॉन्ग एनफ टू डू ऑल दैट वन में नीड टू डू विथ रीजनेबल एफिशिएंसी, जो पर्याप्त रूप से जो हमको क्षमता हमारी उत्कृष्टता के साथ अच्छे तरीके से इसको प्रयोग कर सकने के लिए जितना लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत कम हो जाते हैं रूल्स नंबर ऑफ रूल्स बहुत कम हो जाएंगे तो भी हमें हमारे लिए प्रयोग करना उसका बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसको आप समझने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो जैसे कि आपका डेसिमल नंबर होता है उसको हम डेसिमल की जगह अगर बाइनरी कर देते हैं तो फिर उसको उसके साथ हमारे लिए ह्यूमन माइंड को काम करना क्या होता है उतना ही टफ हो जाता है। हम जितना इफ़िशिएंटली डेसिमल नंबर से काम कर पाते हैं, यानी कि 10 अंकों की जो संख्या होती है, ये 10 डिजिट्स जो 10 प्राइमरी डिजिट्स वाले जो नंबर होते हैं उनको उनकी जगह पे अगर हम 2 ही डिजिट्स मान के चलते हैं और बाइनरी नंबर्स में काम करते हैं तो वो हमारे लिए उतना एफिशिएंट उसमें हम काम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि रीजनेबल एफिशिएंसी के साथ काम करने के लिए ये जो जितना बड़ा नंबर होना चाहिए उतना है, और जितना छोटा इसमें मास्टरी करने के लिए इसमें पूरी तरह इसको मास्टर करने के लिए होना चाहिए वो उतना छोटा है। इसलिए ये एक 19 रूल का सेट एक आइडियल कंप्रोमाइज़ है। अब कुछ जो चर्चा पहले भी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कहा था उसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ध्यान में रखने के लिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन 2 सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ 19 रूल। 2 सबसेट्स क्या क्या हैं? हमारे पास जो 9 एलिमेंट्री वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म्स हैं वो एक सेट बनाता है, और दूसरा जो एलिमेंट्री लॉजिकल इक्विवेलेंसेस हैं जिनको रिप्लेसमेंट रूल्स भी बोला जाता है उनका एक सेट बनता है। ये जो 2 सबसेट हैं इनके बीच एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है, उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट 9 रूल्स कैन बी अप्लाइड ओनली टू होल लाइन्स ऑफ अ प्रूफ। जो एक प्रूफ के फॉर्मल प्रूफ किसको कहते हैं? फॉर्मल प्रूफ हमने देखा था कि फॉर्मल प्रूफ जो होता है वो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, जिसमें कि जो कोई स्टेटमेंट जिस सीक्वेंस का स्टेटमेंट जो है वो या तो प्रीमिस हो सकता है या तो अपने पहले के जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे एलिमेंट्री वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म्स या लॉजिकल इक्विवेलेंस को यूज़ करके डिराइव किया गया स्टेटमेंट होता है, और इसका लास्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है। तो इस प्रूफ में जो ध्यान देने की बात है कि जब हम पहले सेट को यानी कि 9 एलिमेंट्री वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म्स को अप्लाई करते हैं तो हमेशा हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उसके पूरे होल लाइन पे वो होल लाइन का स्ट्रक्चर हमको उस वे में उस जो वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म है उस तरह का मिलता है, तभी हम इन पहले सेट के किसी रूल को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास सेकेंड सेट है उसके बारे में एनी ऑफ द लास्ट 10 रूल्स कैन बी अप्लाइड ईदर टू होल लाइन्स और टू पार्ट्स ऑफ लाइन्स। तो चाहे हम पूरी लाइन पे चाहे ज़रूरत हो तो पूरी लाइन्स पे या पूरे उस लाइन के एक पार्ट पे, दोनों ही स्थितियों में हम रिप्लेसमेंट रूल्स लगा सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर हो जाता है दोनों सबसेट के बारे में, यानी कि जो एलिमेंट्री वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म्स हैं उनके सेट में वो सेट केवल पूरी लाइन पे लगते हैं, वो सेट के जितने रूल्स हैं वो केवल होल लाइन्स पे ही अप्लाई किए जाते हैं। जबकि जो हमारे दूसरा सबसेट है रिप्लेसमेंट रूल का, उसको हम चाहे पूरी लाइन पे ज़रूरत हो तो पूरी लाइन पे लगा सकते हैं या लाइन के एक छोटे से हिस्से पर भी उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि जो हम जस्टिफिकेशन देते हैं फॉर्मल प्रूफ में जब हम डिराइव करते हैं स्टेटमेंट्स को, तो उसमें एक साइड में एक कॉलम में हम कुछ जस्टिफिकेशन देते जाते हैं। क्या वो जस्टिफिकेशंस देना नेसेसरी है? तो उसके बारे में यहाँ स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि जस्टिफिकेशन शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड बट इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रूफ इटसेल्फ। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बाई कन्वेंशनली ये किया जाता है कि वो हम प्रूफ के साथ हमेशा इंक्लूड करते हैं उस जस्टिफिकेशन को, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बहुत ही स्ट्रिक्टली बात की जाए तो हमें ये कहना होगा कि जस्टिफिकेशन प्रूफ का एक नेसेसरी पार्ट नहीं है, वो उसका नेसेसरी अनिवार्य रूप से एक हिस्सा, उसका अंग नहीं है। ये हम जस्टिफिकेशन के बारे में स्पष्ट रूप से हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखते हैं
जो नेचुरल डिडक्शन है उसके बारे में हम क्या उसके लिए कुछ रूल्स ऑफ थंब बनाए जा सकते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। डिसाइडिंग दैट अ फॉर्मल प्रूफ इज़ करेक्ट इज़ मैकेनिकल। कोई फॉर्मल प्रूफ दिया गया है, वो फॉर्मल प्रूफ करेक्ट दिया गया है, ये देखना एक मैकेनिकल प्रोसेस है, क्योंकि बस उसमें कुछ स्ट्रक्चरल कंपैरिजंस करने होते हैं। लेकिन बट नॉट कंस्ट्रक्टिंग फॉर्मल प्रूफ्स। अब फॉर्मल प्रूफ्स को डिसाइड करना कि वो करेक्ट है कि नहीं, ये एक बात है, और फॉर्मल प्रूफ को कंस्ट्रक्ट करना ये दूसरी बात है। तो जब फॉर्मल प्रूफ कंस्ट्रक्ट करने की बात आती है तो वो एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होता है। हियर वी नीड टू थिंक, यहाँ हमें सोचना पड़ता है और फिगर आउट या तलाश करना पड़ता है, वेयर टू बिगिन एंड हाउ टू प्रोसीड, कहाँ हम शुरू करें और कैसे आगे बढ़ें, इस पे विचार करना पड़ता है, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। सम रफ एंड रेडी रूल्स ऑफ थंब आर कंस्ट्रक्टिंग फॉर कंस्ट्रक्टिंग फॉर्मल प्रूफ्स कैन बी गिवन लाइक दिस। यहाँ जो कुछ थंब रूल्स दिए जा रहे हैं, रूल्स ऑफ थंब दिए जा रहे हैं, उनको आप एक हेल्प की तरह, एक हिंट की तरह, एक तकनीक की तरह, सजेशन की तरह ले सकते हैं। लेकिन ये कोई निश्चित तरीके नहीं है कि इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और ऐसा भी नहीं है कि केवल इन तरीकों से ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह ये बस एक सुझाव की तरह लिए जा सकते हैं। उस तरह से हम देखते हैं कि ये क्या क्या रूल्स ऑफ थंब हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमको ट्राई टू एलिमिनेट स्टेटमेंट्स दैट अकर इन द प्रेमिसेस बट नॉट इन द कंक्लूजन। अगर कुछ प्रेमिस में ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो प्रीमिस में है लेकिन कंक्लूजन में नहीं है, तो हमें उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए प्रीमिस से उन कंपोनेंट्स को एलिमिनेट करना पड़ता है, जैसा कि कुछ हम प्रैक्टिस करते हुए पहले देखे भी हैं कुछ क्वेश्चंस में। ट्राई टू इंट्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ एडिशन अ स्टेटमेंट दैट अकर्स इन द कंक्लूजन बट नॉट इन एनी प्रीमिस। अगर किसी भी प्रीमिस में कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं आ रहा है जो कि कंक्लूजन में है, तो उसे हमें एडिशन की मदद से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, यानी कि ऐड करना पड़ता है और उस सिस्टम में लाना पड़ता है, प्रूफ के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। और इसमें जो सबसे प्रोडक्टिव एक उपाय है वो ये है, ऑफन वेरी प्रोडक्टिव इज़ टू वर्क बैकवर्ड, पीछे की तरफ काम करना, यानी कि कंक्लूजन की तरफ से प्रीमिस की तरफ सोचना, और ये सोचना कि ये जो कंक्लूजन है वो कहाँ से आएगा और वो जो आएगा वो कहाँ से आएगा, और इस तरह जो प्रीमिस है उससे वो कहाँ से आएगा। इस तरह से कंक्लूजन से प्रीमिस की तरफ जब हम सोचते हैं कि ये कंक्लूजन किससे डेराइव होगा और वो जो सब कंक्लूजन है वो किससे डेराइव होगा, इस तरह से हम पीछे की तरफ जब बढ़ते हुए प्रीमिस तक पहुँचते हैं। और एक बार जब ये माइंड में इस तरह के हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे लिए पूरा जो उसका प्रूफ होता है वो एविडेंट हो जाता है। तो इस तरह से is to work backward from the conclusion by looking for some statement or statements from which it can be deduced and then trying to deduce those intermediate statements from the premises। तो इस तरह से हम backwards चल के भी आसानी से हम एक अप्रोच कर सकते हैं दिए हुए आर्गुमेंट का फॉर्मल प्रूफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब जो हमने कुछ थंब रूल्स देखे हैं उनकी मदद से अभी हम थोड़ा सा अभ्यास पहले ये करते हैं कि कुछ हमारे सामने फॉर्मल प्रूफ्स दिए हुए हैं। इन फॉर्मल प्रूफ्स के लिए जो जस्टिफिकेशंस हैं वो हम यहाँ पे हमें देने होंगे, और जस्टिफिकेशन देते हुए इस तरह का अभ्यास हमने पहले भी किया था, लेकिन जब पहले हमने अभ्यास किया तो वहाँ पर हमने केवल 9 रूल्स पढ़े थे, 9 एलिमेंट्री वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म्स पढ़े थे, और उन्हीं की मदद से वो आर्गुमेंट्स जो नेचुरल डिडक्शन वहाँ पे फॉर्मल प्रूफ दिए गए थे, और उनमें जस्टिफिकेशन में केवल वही 9 रूल्स आ रहे थे। अब जो आर्गुमेंट हमारे सामने है और जिसका फॉर्मल प्रूफ दिया गया है उसमें ऑल 19 रूल्स आर अप्लाइड। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास आर्गुमेंट का फॉर्मल प्रूफ है उसके जस्टिफिकेशन कैसे देंगे, और किस किस तरह से जो डेराइव्ड स्टेटमेंट्स है वो किन किन स्टेटमेंट से डेराइव हुआ है उसको देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक आर्गुमेंट है जिसमें ए इम्प्लाइज बी, सी इम्प्लाइज नॉट बी, देयरफॉर ए इम्प्लाइज नॉट सी, ये आर्गुमेंट है। इसके जो अगला डेरिवेशन है उसमें थर्ड स्टेटमेंट डेराइव किया गया है, नॉट नॉट बी इम्प्लाइज नॉट सी। अब ये हम अगर विचार करें कि हमारे पास जो 2 प्रीमिसेस हैं उन दोनों में से किस तरह से ये तीसरा निकाल सकते हैं, तो अगर हम केवल दूसरे प्रीमिस को देखें
और दूसरे प्रीमिस को देखकर ही हम ये दूसरे प्रीमिस को देखते हुए अगर सारे हमारे पास जितने इक्विवेलेंसेस हैं और जितने स्ट्रक्चर एलिमेंट्री आर्गुमेंट फॉर्म्स हैं 19 रूल्स, मतलब उन सब पे एक बार हमारी नज़र जाए तो हम इन दोनों को कंपैरिजन करें, दूसरे प्रीमिस को और तीसरे स्टेटमेंट को, तो हमें एक चीज़ याद आएगा कि ये एक लॉजिकल इक्विवेलेंस को यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं। वो लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है, उसमें हम देखे थे P implies Q is logically equivalent to not Q implies not P। इस लॉजिकल इक्विवेलेंस अगर ये हमारे दिमाग में पूरी तरह सुदृढ़ हो चुका रहेगा, एकदम सॉलिडिफाई हो चुका रहेगा, तो रिकॉल करने में और इसको देख पाने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। बहुत ही आसानी से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो इसका हमें दूसरा प्रेमिस है उसमें जो एंटीसीडेंट है वो उसका निगेशन यहाँ पे कंसिक्वेंट बन गया है, और दूसरे प्रीमिस का जो कंसिक्वेंट है उसका निगेशन यहाँ पे एंटीसीडेंट बन गया है, जो कि हमारे इस ट्रांसपोजिशन नाम के लॉजिकल इक्विवेलेंस में हमको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो अभी तीसरे स्टेटमेंट में किया गया है वो क्या किया गया है, इस तीसरे स्टेटमेंट में हमने दूसरे स्टेटमेंट का ट्रांसपोजिशन करके ये तीसरा स्टेटमेंट मिला हुआ है, ये हमने समझ लिया। अब हम चौथे स्टेटमेंट को देखते हैं कि चौथा स्टेटमेंट कहाँ मिला है। तो चौथा स्टेटमेंट अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके जस्ट पहले वाले स्टेटमेंट से डिराइव हुआ है। और कैसे डिराइव हुआ है, तो उसके पहले वाले स्टेटमेंट में जो एंटीसीडेंट है नॉट नॉट बी, वो नॉट बी में से नॉट गायब हो गया, बाकी सारी चीज़ें वैसे हैं। तो जो नॉट बी को रिप्लेस कर दिया गया है बी से, ये रिप्लेसमेंट एक रूल से हुआ है। वो रूल को हम कहते हैं डबल निगेशन। डबल निगेशन में यहाँ पे हमने तीसरे स्टेटमेंट में डबल निगेशन का रूल लगाया तो हमको मिला। अब इसी चीज़ को अब हम देखते हैं कि जो हमारा पांचवा स्टेटमेंट है वो कहाँ से आया है। और पांचवा स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे नॉट सी कंसिक्वेंट है, वो नॉट सी यहाँ हमको कंसिक्वेंट में दिख रहा है चौथे में। लेकिन यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है वो कहाँ दिख रहा है, वो पहले के एंटीसीडेंट में दिख रहा है, पहले प्रीमिस के। अब हम ये देखें कि पहले प्रीमिस का एंटीसीडेंट और चौथे प्रीमिस का कंसिक्वेंट हमको चाहिए, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट के रिलेशन के साथ। तो यहाँ पर अब ये भी देखेंगे कि इसके जो पहले का कंसिक्वेंट है और चौथे का एंटीसीडेंट है वो दोनों सेम हैं। और इस तरह से हमको याद आ जाएगा कि हम यहाँ हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगा सकते हैं। और हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाते समय हमें क्या करना होगा, पहले को पहले रखना होगा और चौथे को दूसरे नंबर पे। फिर हम हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म जब लगाएंगे तो ये हमको जो A इम्प्लाइज नॉट C है वो मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे जस्टिफिकेशन इस आर्गुमेंट का रखा। अगला आर्गुमेंट देखते हैं। अगला आर्गुमेंट में जो डेरिवेशन हुआ है सीधे उस पर विचार करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो तीसरा स्टेटमेंट लगभग कुछ हद तक पहले के सिमिलर दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा अंतर यहाँ है कि जो इसका एंटीसीडेंट है इन दोनों स्टेटमेंट्स का, उसमें एक बदलाव दिख रहा है। और वो बदलाव क्या दिख रहा है कि जो D.E की जगह E.D हो गया है। और ये एक लॉजिकल इक्विवेलेंस से होता है जिसका नाम होता है कम्यूटेशन। और ये कम्यूटेशन हमने किस में किया, पहले में किया। तो पहले में कम्यूटेशन करके हमने तीसरा स्टेटमेंट प्राप्त कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारा चौथा स्टेटमेंट है इस आर्गुमेंट में वो कैसे मिलेगा। उसको देखने के लिए हमें ये समझना होगा कि E इम्प्लाइज D इम्प्लाइज। अब तीसरे और चौथे को एक साथ देखें। तीसरे और चौथे को जब देखेंगे तो अगेन हम ये देख रहे हैं कि जो तीसरे में E.D है उसी का E.D इम्प्लाइज F है, उसी का स्ट्रक्चर बदल के क्या हो गया है, E इम्प्लाइज D इम्प्लाइज F। और ऐसा जो होता है वो हमको याद होगा कि ऐसा एक्सपोर्टेशन के रूल में होता है। और इस एक्सपोर्टेशन को हमने तीसरे में किया था। अब हम पांचवें के पे विचार करते हैं कि पांचवा हमको कहाँ से मिलेगा। पांचवें में हम देख रहे हैं कि जो कंसिक्वेंट है G है, और यहाँ दूसरे प्रीमिस में कंसिक्वेंट के रूप में G आ रहा है। पांचवें में हम देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट E है, और चौथे प्रीमिस में एंटीसीडेंट के रूप में E आ रहा है। अब हम सोचते हैं कि क्या चौथे और दूसरे में हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगाया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो पहले स्टेटमेंट का कंसिक्वेंट हो वो दूसरे का एंटीसीडेंट हो, जो कि हमको एग्जैक्ट मिल रहा है। तो हम चौथे को पहले रख के और दूसरे को उसके बाद रख के
हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म लगा सकते हैं और हमें जो पांचवा स्टेटमेंट प्राप्त करना है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से इस लेक्चर में हम लोगों ने जो सिस्टम ऑफ नेचुरल डिडक्शन होता है उसके बारे में समझा, 19 रूल्स की जो बारीकियां हैं उसको स्पष्ट किया, उस पे जो सीमिंग फ्लॉज उससे हैं उनको देखते हुए ये देखा कि किस प्रकार से वो एक जो 19 नंबर है वो एक आइडियल कंप्रोमाइज़ है। और उसके साथ साथ हमने कुछ आर्गुमेंट्स के जो फॉर्मल प्रूफ्स थे उनके जस्टिफिकेशंस देने के भी प्रयास किए, जो कि वैलिड आर्गुमेंट्स के फॉर्मल प्रूफ्स दिए हुए थे, जस्टिफिकेशन नहीं दिया हुआ था, उसको किस प्रकार से जस्टिफाइड हैं वो स्टेप्स डिराइव करने, ये हमने देखा। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।